फिर ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। अब हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मतलब अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे दो टॉपिक, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा है कैपेसिटेंस। ये दो टॉपिक में हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, काफी सारी चीजों की जानकारियां हासिल करनी है इस चैप्टर के अंदर भी। इसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो हमें समझनी होगी और सीखनी होगी। पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि चलो आज नया चैप्टर शुरू हुआ है, आज से हम क्लासेस रेगुलरली अटेंड करेंगे, सारी चीजें ध्यान देंगे, तो अच्छी बात है, आप ऐसा करिए। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत ये है कि अगर आप लोगों ने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भाई ये चैप्टर समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। एक्चुअल में आप लोग याद करो, जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था शुरुआत में, पहले दिन जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम रुके हुए चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो याद करो, मैंने जब ये चीज पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि स्टडी ऑफ चार्जेस में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं उनसे लगने वाले फोर्स की स्टडी, और ये फोर्स की स्टडी हम कर चुके हैं कूलम्स लॉ के अंदर। फिर मैंने आपको बताया था चार्जेस से बनने वाली फील्ड की स्टडी करते हैं, तो हम फील्ड के बारे में बात कर चुके हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे चार्जेस बड़े चार्जेस इनके बारे में। और फिर मैंने आपको बोला था एक चीज और पढ़ेंगे, दैट इज पोटेंशियल। और ये ना तीसरा टॉपिक ये आपके सामने ये रहा, दैट इज पोटेंशियल, और पूरा बोले तो इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इट मींस आप अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हो, बस फर्क इतना है कि इन लोगों ने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो चैप्टर में डिवाइड कर दिया। चैप्टर 1 उसके अंदर हमने फोर्स और फील्ड पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल और क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस। मतलब अभी भी आपका टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला ही चल रहा है, आपको कुछ अलग और कुछ नया कोई दूसरी ब्रांच आप अभी नहीं पढ़ रहे हो। तो ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये चीज बस इसलिए क्लियर कर रहा था कि जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं ली हुई है, नहीं देखी है, तो प्लीज वो सारी क्लासेस देख लो, तभी इस चैप्टर को सुनने का पढ़ने का फायदा होगा, वरना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा परेशानी होगी आप लोग। तो ठीक है, नाम आप लोग देख ही सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मैं अब इसे रब कर रहा हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। अच्छा भाई, अब ना ध्यान से सुनिएगा और तसल्ली से समझना, एकदम रिलैक्स होकर के, क्योंकि आज की क्लास में कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्लास। देखो, सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो इस चैप्टर में ना बिल्कुल शुरुआत में आप लोगों को 4 डेफिनेशन, 4 नई टर्म्स सीखनी। वो चारों टर्म्स जब हम सीख लेंगे तब हम आगे की चीजों के बारे में बात करेंगे। उन चारों टर्म्स के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। हमने ये पढ़ लिया कि जो चार्ज होता है वो अपने आसपास के स्पेस में ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जिस तरीके से एक चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वैसे ही एक चार्ज ना अपने आसपास पोटेंशियल भी बनाता है। एक तरह से यूं कहा जाए कि चार्ज के आसपास में फील्ड भी बनती है और वहीं पर ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बनता है। अब ये पोटेंशियल क्या होता है, किसे कहते हैं, इसी के बारे में बात करनी है। हमारी इस बुक का ये जो सेकंड चैप्टर है, इसका आधा पोर्शन लगभग पोटेंशियल का के ऊपर बेस्ड है, उसी के बारे में बात करेंगे। और उसका अगला जो टॉपिक है, अगले बाकी का आधा जो पोर्शन है, वो डिपेंड करता है, वो बेस्ड है इस पर कैपेसिटेंस के ऊपर। मगर ऐसा मत समझिएगा कि आज बाकी का जो आधा है कैपेसिटेंस फिर वो हम अलग से कर लेंगे, नहीं। जब पोटेंशियल क्लियर होगा तभी कैपेसिटेंस भी समझ में आएगा, वरना वो भी समझ में नहीं आने वाला। तो अब ना आप लोगों को जो 4 डेफिनेशन इसके अंदर पढ़नी है, वो चारों डेफिनेशन ना बिल्कुल मिलते जुलते नाम है उनके, सभी के चारों टर्म्स के नाम एकदम एक जैसे मिलते जुलते काफी हद तक, और उनकी डेफिनेशन में बड़ा थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। तो अगर आप चीजों को बड़ी बारीकी से और बहुत ध्यान से नहीं समझोगे तो कंफर्म है कि आप उनमें कंफ्यूज हो जाओगे और आप गलती कर सकते हो। तो आप गलती ना करो, इसलिए मैं उन चारों टर्म्स को एक एक करके ढंग से समझाऊंगा और आप ढंग से उसे सुन लेना, समझ लेना। और अगर आप पूरा फोकस रखोगे क्लास के ऊपर ना, पूरा ध्यान रखोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे, इधर उधर ध्यान नहीं दोगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी बताई हुई चारों की चारों डेफिनेशन आप लोगों को क्लियरली समझ में भी आ जाएंगी और आपको याद भी हो जाएंगी कि अच्छा ये डेफिनेशन ऐसी है। ठीक है, आपको उसे दोबारा रटने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो याद हो जाएंगे। बस एक बार आप घर पर रिवाइज कर लेना, बाकी सारी चीजें क्लियर। तो सुनिए वो 4 टर्म्स कौन कौन सी। सबसे पहली टर्म जिससे हम लोग बोलते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये पहली टर्म। दूसरी टर्म होती है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये दूसरी टर्म थी। तीसरी टर्म होती है जिसे बोलते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चौथी टर्म होती है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान से सुनिए, पहली टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तीसरी टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और चौथी टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या यूं कहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। तो हम एक एक करके सारी डेफिनेशंस को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं पहली टर्म के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनो ध्यान से, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है और किसे कहा जाता है? बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई। जाहिर सी बात है, पोटेंशियल शब्द आप लोगों के लिए नया नहीं है। आप लोगों ने 11th क्लास के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पोटेंशियल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप परेशान मत हो। जिन लोगों ने पोटेंशियल के बारे में नहीं पढ़ा, या उन्होंने पढ़ा है और वो भूल गए हैं, या शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से पूरी बात बताता हूँ और फिर मैं इस चीज को समझाऊंगा। मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं वो चीज आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं इस टॉपिक पर आऊंगा। बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किससे कहा जाता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में जब भी पोटेंशियल एनर्जी शब्द सुनते हैं, उनके दिमाग में आता है mgh। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर सिर्फ mgh ही पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। किसे कहा जाता है, मैं वो चीज आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए। किसी भी बॉडी के ऊपर हम जितना काम करते हैं, उसकी पोजीशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, वो सारा का सारा काम, वो सारा का सारा वर्क उस बॉडी में जाकर के स्टोर हो जाता है, और उसी स्टोर्ड वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर हम जो भी वर्क करते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, इसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ उतना बताना है जिसमें से मैं अपनी डेफिनेशन को ठीक ढंग से समझा सकूं। ज्यादा डिटेल आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी होगी, मैंने ये चीज पूरी 11th में बहुत डिटेल में समझाई थी। फिलहाल सुनिए पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। अब देखो, एक सिंपल सी बात, मैंने कहा कि ये एक मार्कर है, सपोज करो। अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूं तो ये जाकर के कहां गिरेगा, जमीन पर। अब अगर मैं ये चाहूं कि मुझे इसे जमीन से उठा करके ऊपर लाना है, तो मैंने इसे पकड़ा और इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसे खींचते खींचते कहां तक लाया, ऊपर तक। मतलब मैंने नीचे से इसे ऊपर तक उठा दिया, मतलब मैंने इसकी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इसकी पोजीशन चेंज कर दिया, और पोजीशन चेंज करने में मुझे क्या लगाना पड़ा, फोर्स। और मैंने फोर्स लगाया, मतलब मैंने ताकत लगाई, मैंने अपनी एनर्जी खर्च की। मतलब यूं कहा जाए कि मैंने इस मार्कर के ऊपर क्या किया, वर्क किया, और मेरे वर्क की वजह से इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज। तो जितना भी वर्क मैंने किया इस बॉडी के ऊपर, वो सारा वर्क इसके अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसी एनर्जी को मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है। अब देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने 11th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी। सपोज कर लीजिए ये आपके पास क्या है, ग्राउंड, जमीन है। इस जमीन पर आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट रखा है, और मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना मास है, दैट इज m। अब जाहिर सी बात है कि ग्रेविटी तो नीचे फोर्स लगाएगी। ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही होगी नीचे की तरफ, mg। अब किसी ने आपसे कहा कि आप एक काम करो, इस बॉडी को यहां से उठाओ और उठा करके h ऊंचाई तक ले जा करके रख दो। यहां से बॉडी उठानी है और कितने हाइट तक ले जा रही है, h हाइट तक। तो आप बोलोगे यार बॉडी को उठाने के लिए मुझे ऊपर की तरफ क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। मैं आपसे बोलूं कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे यार जमीन तो नीचे कितने फोर्स से खींच रही है, mg। अगर मुझे इस बॉडी को ऊपर उठाना है तो मेरा फोर्स mg से या तो ज्यादा होना चाहिए या कम से कम mg के बराबर होना चाहिए। अगर ऊपर वाला फोर्स mg से कम लगेगा तो बॉडी को मैं ऊपर उठा नहीं पाऊंगा। इट मींस कि मैं ये कह सकता हूं कि इस बॉडी को उठाने के लिए मैंने कितना फोर्स लगाया, mg।
उसके बाद मुझे इस बॉडी को मूव करके ऊपर ले जाना है, तो मैंने बॉडी को यहाँ से उठाया और उठा करके मूव करते करते ऊपर तक लाया। कितनी ऊपर तक ले गया? h हाइट तक ले गया। h हाइट का मतलब है कि मैंने इस बॉडी को कितने डिस्टेंस तक मूव करा दिया? d डिस्टेंस तक। d की वैल्यू कितनी है? h के बराबर। अब ऐसा करने में मुझे कुछ वर्क भी तो करना पड़ा। तो मुझे पता है, आप लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में, वर्क का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो आप फोर्स देखिए जरा, कितना फोर्स लग रहा है? दैट इज mg। और डिस्प्लेसमेंट d की बात अगर करूं तो d आपके पास कितना है? दैट इज h। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? mgh। इसका मतलब ना, मुझे इस बॉडी को यहां से उठा करके यहां तक ले जाने में mgh वर्क करना पड़ा। अब क्योंकि मैं जानता हूं कि हम जितना भी वर्क करेंगे बॉडी के ऊपर, वही बॉडी में स्टोर हो जाएगा और वही बन जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो अब से हम लोगों ने बोलना शुरू किया कि यही वर्क डन बॉडी में स्टोर हो गया और यही बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बन गई है। इट मींस कि अब से हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज mg और यहाँ पर क्या आ जाएगा? h। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अच्छा, ये जितना भी कुछ बता रहा हूँ ये 12th क्लास का टॉपिक नहीं है, 12th का भी शुरू करूंगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता या जिन लोगों को ध्यान था अब भूल चुके हैं, मैंने इसलिए बस इसको रिवाइज कराया। मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या, ये वाला वर्क, यानी कि जितना भी वर्क मैं किसी बॉडी के ऊपर करूंगा वही वर्क उसमें स्टोर हो जाएगा और वही बन जाएगा बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, क्योंकि ये सारा काम ग्रेविटी की वजह से करना पड़ रहा है, इसलिए इस वाली पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी शायद आप अंदाजा लगाओ तो आप समझ गए होगे कि जरूर इसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर तो ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं होगी। जाहिर सी बात है, कौन सी वाली एनर्जी होनी चाहिए? कौन सी वाले फील्ड होनी चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस केस में अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी तो हम उसे नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और हम उसे निकालने के लिए क्या निकाल सकते हैं? वर्क डन। और वर्क डन से हमें पता चल जाएगा कि यही बॉडी की क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मैं ना अपनी डेफिनेशन स्टार्ट करता हूं। मुझे जो बात आपको बतानी थी वो मैं आपको बता चुका। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, और बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से सुनिएगा इस चीज को। देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? किसे कहा जाता है? सुनिए, सपोज कर लीजिए आप लोगों के पास इस जगह पर एक पॉइंट है O। भाई ये क्लास लेते वक्त ना इधर उधर ध्यान मत देना, कोई भी, पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप क्लास ले रहे हो और अगल बगल में कोई काम चल रहा है और आप उधर भी फोकस कर रहे हो, चीजें छूट जाएंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो ये रहा आपके पास एक पॉइंट O, और इस पॉइंट पर मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया प्लस Q। पॉइंट चार्ज रखो, कोई सा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक चार्ज रख दिया Q, और इस O से एक लंबी सी लाइन खींची और इस लाइन को चलते रहने दिया, चलते रहने दिया, कहां तक? इंफिनिटी तक लेके गया इस लाइन को। ये लाइन एज इट इज चलती गई। अच्छा, ये लाइन क्या है? कुछ नहीं, बस मैंने वैसे ही लाइन बना रखी। क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है तो जाहिर सी बात है इससे जो फील्ड लाइन है वो कहां की तरफ निकल रही होगी? पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ निकलेगी, मतलब इस पूरे रीजन में इसकी फील्ड बन रही होगी और इसकी फील्ड लाइन चारों तरफ फैल रही होगी। मैंने वो फील्ड लाइन रिप्रेजेंट नहीं की है। अब ये चीज आप लोगों को पूरी की पूरी साफ नजर आ रही है। मैंने क्या किया, इंफिनिटी के ऊपर ना एक चार्ज रख दिया, और इस चार्ज को हमने बोल दिया कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैंने यहां पर ला करके रख दिया, और वो टेस्ट चार्ज कितना है? दैट इज Q। अब मैंने ये सोचा कि मैं इस टेस्ट चार्ज Q को उठा के लाता हूं, और ला करके ना इस चार्ज की फील्ड के अंदर एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पे मुझे इस चार्ज को उठा करके यहां से यहां तक ला करके रखना है। अब मैंने सोचा मैं इस चार्ज को उठा करके यहां लाके रखता हूं, जब मैं इसे यहां से खिसकाते हुए किसी भी रास्ते से कैसे भी लेके आना शुरू करूंगा, आता गया आता गया आता गया, और ये चार्ज जो है टेस्ट चार्ज वो कैसा है? पॉजिटिव। तो जैसे जैसे मैं इसे लाने की कोशिश करूंगा ना, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले पॉजिटिव चार्ज को जबरदस्ती रिपेल करेगा और अपने पास आसानी से आने नहीं देगा। मतलब ये क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया F, और E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज से बनने वाली फील्ड ने इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया, कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और मैं ये चाहता हूं कि मैं इस चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके कहां तक लेके आ जाऊं? P तक लेके आ जाऊं। तो जब मैं इसे इंफिनिटी से यहां तक लेके आऊंगा तो भाई ये फोर्स मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी इतना ही फोर्स लगाऊंगा, अपोजिट डायरेक्शन में जबरदस्ती धक्का मारूंगा। इसका मतलब मैंने जो फोर्स लगाया वो ठीक उसके उल्टी डायरेक्शन में लगाया, और क्योंकि मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूं तो मुझे आप लोग कह सकते हो एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंट, बाहर से फोर्स लगाने वाला पर्सन।
तो मैंने एक काम किया कि एक्सटर्नल वाला शब्द आपको क्लियरली समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ पर लिख दिया एफ एक्सटर्नल। इसका मतलब है कि दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल पर्सन, और इसका मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज, या फिर फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। तो यहाँ पर ना मुझे देखना पड़ा ये कि मुझे ना फोर्स लगाना पड़ा किस चार्ज के ऊपर, इसके ऊपर, ताकि जबरदस्ती इसे इंफिनिटी से उठा करके कहां तक रखूं, पी तक। इसका मतलब इंफिनिटी से उठा करके पी तक लाने में मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, और जितना भी वर्क मुझे करना पड़ेगा इस चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके यहाँ तक लाने में, रखने में, तो इसका मतलब मैंने इस चार्ज की पोजीशन चेंज कर दी। पहले वो इंफिनिटी पे था, अब मैं उसे उठा करके पी तक लेके आ गया। तो इंफिनिटी से उठा करके पी तक लाने में मैंने जितना भी काम किया वो सारा का सारा काम इस वाले चार्ज के अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया। और जो भी वर्क चार्ज में स्टोर होगा, इसी वर्क को मैं क्या बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। और क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और आप इसे चाहें तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। यानी कि कोई अगर मुझे पूछे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताओ, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा जी किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में किसी पॉइंट पर रखने में जितना वर्क हमें करना पड़ता है, वही वर्क बॉडी में स्टोर जाता है चार्ज में, और उसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये एक आसान शब्दों में चीज को समझा है। अब मैं इसकी बारीकी में जाता हूं और इस डेफिनेशन को और ज्यादा बेटर और ज्यादा बेहतर बनाता हूं, क्योंकि मैं यहाँ समझा रहा हूँ बड़े ही आसान शब्दों में, लेकिन जो आप लोगों को नोट्स में लिखूंगा उसमें भी मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा, मगर उसमें पूरी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है। वो प्रॉपर चीजें क्या है वो मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ। इस एक को ढंग से समझ लो, इसके आगे वाली में फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, वो बड़े ही आराम से समझ में आ जाएंगी, सारी की सारी मिलती जुलती डेफिनेशन। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके पी तक रखने में हम जितना वर्क करेंगे वही वर्क बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है, पता करते हैं कि भाई कितना वर्क करना पड़ेगा। जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो जितना वर्क मैं करूंगा उससे मुझे पता चल जाएगा कि उस चार्ज के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए जरा, मैंने ये सोचा कि यार मैं इस चार्ज को ना इंफिनिटी से उठा करके पी तक लाना चाहता हूँ। अब यहां से यहां तक लाने में मैंने क्या किया, रास्ते में ना दो छोटे छोटे पास पास पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट यहां पर ले लिया ए, और मान लेते हैं एक पॉइंट यहां पर ले लिया बी, और इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस ले लिया, स्मॉल डिस्टेंस, सपोज कर लेते हैं दिस इज डी आर। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब मान लेते हैं जब मैं इस चार्ज क्यू को यहां से उठा करके यहां तक ला रहा था, तो यहां से यहां तक लाने में भाई थोड़ा सा ही तो डिस्टेंस ला रहा हूं, तो स्मॉल डिस्टेंस तक मूव कराने में चार्ज को छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो स्मॉल वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, वो स्मॉल वर्क डन मैंने क्या मान लिया, डब्ल्यू। और आप लोगों को पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट होती है, सभी ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब व्हाट इज दिस? दिस इज द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। अब लेकिन ये फोर्स कौन सा वाला फोर्स है? ये वो फोर्स है जो मैं लगा रहा हूँ। मैं मतलब मैं चला रहा हूँ चार्ज को इसलिए, और मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ मैंने उस फोर्स को क्या नाम दिया, एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब ये रहा एक्सटर्नल फोर्स इनटू में डी आर, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया है तो मेरा ही वर्क निकालोगे, और मैंने फोर्स लगाया तो मेरा फोर्स है एफ एक्सटर्नल। कंफ्यूज मत होना, दो दो तरह के फोर्सेस दिख रहे हैं। मैं एफ एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काम मैं कर रहा हूँ चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में। अब अगर हम इसकी बात करने के बाद मुझे अगर कैलकुलेशन करके टोटल वर्क निकालना हो कि चलो पता करते हैं आखिर भाई टोटल वर्क होगा कितना, तो टोटल वर्क को मैंने क्या नाम दे दिया, डब्ल्यू। अब देखो जरा, आपने बोला ए से बी तक लाने में स्मॉल वर्क डन इतना हुआ, तो इसका मतलब है इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए मुझे टोटल वर्क चाहिए, तो इस स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन कर देता हूं, मुझे यहां से यहां तक लाने का टोटल वर्क डन मिल जाएगा। और मैंने यही काम किया, मैंने इस तरह क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, और यहां पर लिख दिया एफ, और ये रहा एक्सटर्नल डॉट दैट इज डी आर एज इट इज। लेकिन कहां से उठाया बॉडी को, इंफिनिटी से, इस जगह से चार्ज को उठाया मैंने, और कहां पर लाके रखने वाला हूं, पी पर। तो इसका मतलब मैंने इसे इंफिनिटी से लेके पी तक इंटीग्रेट कर दिया। इतना वर्क मैंने किया। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में, इसको थोड़ा अलग फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे? एज जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट है। मतलब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जितना फोर्स लगा रही थी इस तरफ, मुझे कम से कम उतना फोर्स लगाना पड़ेगा इस तरफ,
तभी मैं बॉडी को इस तरफ चार्ज को इधर ले जा पाऊंगा। मान लो फील्ड ज्यादा फोर्स लगा रही है, मैं कम फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं कभी भी चार्ज को इधर नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा और ये ढकेल करके चार्ज को उस तरफ ले जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उतना ही फोर्स लगाया जितना फोर्स फील्ड ने लगाया, वो भी लेकिन बस ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं और साथ में क्या है, ऑपोजिट भी। तो मैंने एफ एक्सटर्नल की जगह इस चीज को लिख दिया, और यहाँ पर मैंने इसको लिखा फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ पर लिख दी एफ ई, और डॉट में यहाँ पर क्या लिख दिया, दैट इज डी आर, और नेगेटिव साइन आ गया बाहर। और इसका मतलब ये हुआ कि इतना वर्क डन मुझे करना पड़ा चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में, और यही वर्क स्टोर हो गया बॉडी के अंदर, और क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। इसका मतलब अगर यही पोटेंशियल एनर्जी बन गया, तो हम ना 12th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी को किससे दिखा रहे हैं, यू से, और U से पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहे हैं, तो यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब मैं इसी वर्क को यहाँ पर लिख देता हूँ इंफिनिटी टू P, और यहाँ पर लिख देता है दैट इज एफ ई डॉट डी आर, और साथ में नेगेटिव साइन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, वो इतनी होगी। तो इसलिए मैंने इसको UP से रिप्रेजेंट कर दिया। U बता रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और P बता रहा है किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट P के ऊपर। तो ये बड़ा छोटा सा एक फॉर्मूला आ गया, क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए किसी एक चार्ज की। ठीक है जी। अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, परेशान मत होना, हो सकता है इसमें आपको कोई परेशानी, कोई डाउट आए, अगर छोटा मोटा हो तो अभी पूछ लेना, वरना क्लास के बाद तसल्ली से डिस्कशन कर लेना फोन करके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, जो भी दिक्कत होगी आपके पास वो चीज, बट आप एक बार इसको पढ़ लेना, उसके बाद ही पूछना मुझसे डाउट। अब ये चीज आप लोगों को क्लियर है, ये पहला वाला टर्म खत्म। लेकिन अब इस टर्म में हम एक चीज और समझते हैं, ध्यान से समझिए, वो एक चीज अगर ना बोली जाए ना, तो कहा जाता है कि डेफिनेशन गलत मानी जाएगी, बिल्कुल गलत, कहते हैं डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, गलत है, रॉन्ग है। सुनो ध्यान से, वो क्या है एक चीज, देखिए, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ करके सुनाता हूं आपको, मतलब बोल करके सुनाता हूं, सुनिएगा ध्यान से, और उसके बाद मैं बताता हूं ये चीज क्या है। कहा जाता है कि जब भी हम ये सारा काम करते हैं, चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाते हैं, तो लाते वक्त में ना उस चार्ज का एक्सेलरेशन जो है वो कितना रखा जाता है, जीरो। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, कोई एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब है विदाउट एक्सेलरेशन। क्यों विदाउट एक्सेलरेशन, मैं इसका जवाब अभी रुक करके देता हूं, पहले मैं इसकी प्रॉपर पूरी डेफिनेशन पढ़ देता हूं, बोल देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से सुनिएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट एनी पॉइंट in an electric field of any charge, या फिर in an electric field, ये फील्ड बना रहे, इसकी फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, the electrostatic potential energy of a charge at any point in an electric field is defined as the amount of work done in bringing the charge from infinity to that point without acceleration। बस इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि आखिर ये विदाउट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, दैट इज विदाउट एक्सेलरेशन। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डेफिनेशन में इसको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे नहीं लिखा तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट मानी जाती है। एनसीईआरटी ने हर जगह पर इस बात को मेंशन किया है। कई बच्चे डेफिनेशन याद रखते हैं मगर उन्हें ये याद नहीं होता, और नहीं याद होगा ना एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब सुनिए जरा, विदाउट एक्सेलरेशन के पीछे का लॉजिक है क्या। सबसे पहली चीज तो भाई, आपको इस वाले चार्ज को उठा करके इंफिनिटी से कहां तक लाना है, पी पॉइंट तक। अब पी पॉइंट तक आप लाना तो चाहते हो, आप तो ले जाना चाहते हो, चार्ज को यहां से उठा के इधर ले जाना चाहते हो, लेकिन कौन रोक रहा है, ये वाला चार्ज। क्यों रोक रहा है, क्योंकि ये इस पॉजिटिव चार्ज को जबरदस्ती रिपेल कर रहा है, और कितना फोर्स लगा रहा है, एफ ई फोर्स लगा रहा है। अब अगर एफ ई फोर्स इस तरफ लग रहा है और आप इसे इधर ले जाना चाहते हो, तो आपको जो फोर्स लगाना है वो कम से कम एफ ई के जितना लगाना पड़ेगा, और वो भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि अगर कम से कम इतना फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव नहीं करा पाओगे, चार्ज इधर जा ही नहीं पाएगा। अगर आपने देखा कि इस चार्ज के ऊपर अब ना दो दो फोर्सेस लग रहे हैं, पहला फोर्स कौन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, ढकेल करके इधर ले जाना चाहती है। दूसरा फोर्स आप लगा रहे हो, क्योंकि आप इसे मूव करके यहां तक लाना चाहते हो, पी पॉइंट तक, और आपने फील्ड के जितना ही फोर्स लगा रखा है बट इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रखा है उसी चार्ज पर। तो भाई जब दोनों के फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि बताना जरा नेट फोर्स कितना लग रहा है चार्ज पर, तो आप बोलोगे जी नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है,
मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब m नीचे आ गया, तो आप बेसिक रो करके बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, 0 है। तो विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब है कि हमने अभी ना सिर्फ उतना ही फोर्स लगाया है जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने अप्लाई किया है, लेकिन बस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। अब कई जने बोलते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हम इलेक्ट्रिक वाले फोर्स से ज्यादा लगा दें। ठीक है भाई, ज्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन अगर तुम ये बोलोगे ना कि ज्यादा भी तो लगा सकते हैं फोर्स, तो आप मुझे इसका जवाब दो कि कितना ज्यादा, कितना ज्यादा लगा सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स 10 है तो 10 से ज्यादा कितना, 10.1 भी लग सकता है, 10 से ज्यादा 10.2 भी लग सकता है, 10 से ज्यादा 10.5 भी लग सकता है, 100 लग सकता है, 1000 लग सकता है, कितना लग सकता है। फिर आप डेफिनेशन कैसे बताओगे, किस तरह से बोलोगे कितना वर्क डन। इसका मतलब अगर ये फोर्स आप लोग अपनी मनमर्जी से कितना भी लगाते जाओगे तो हर बंदा अलग अलग वर्क करेगा। एक तरह से अगर बोला जाए तो हर बंदा अलग अलग वर्क करेगा, तो हर बंदा अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा। तो ऐसा नहीं किया गया, हमने कहा ये कि सिर्फ और सिर्फ हमने इसको डिफाइन करने के लिए उतना ही फोर्स लगाया जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए कहा जाता है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। और जब चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। यानी कि अगर आप विदाउट एक्सेलरेशन बोल देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ और सिर्फ जरूरत भर का फोर्स लगाया है, उतना फोर्स जितने की चार्ज को चलाने के लिए जरूरत है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि सर फोर्स तो 0 हो गया, फिर चार्ज चलेगा कैसे। फोर्स तो 0 हो गया भाई, याद करो न्यूटन ने अपने लॉ में एक बात क्या बताई थी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा, और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। आपने अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कर दिया और इसे चला दिया, और नेट फोर्स अगर आप 0 बनाए रखते हो तो ये चलता रहेगा। तो ऐसा मत सोचना कि फोर्स 0 है तो चलेगा कैसे। फोर्स 0, टोटल फोर्स 0 है, मगर ऐसा नहीं कि ये वाला फोर्स उसे चला नहीं रहा। दोनों के दोनों मिलकर के नेट 0 कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में वो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, इस वजह से वो कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पर क्या करेगा, मूव करेगा। उसे बड़े ही आराम से लेके आ जाता है, बहुत ही स्लो स्पीड से, इनफाइनाइटली स्लो स्पीड। क्यों बहुत कम स्पीड क्यों रखी जाती है और बहुत धीरे धीरे क्यों लाया जाता है। भाई धीरे धीरे लाने से मकसद ये होता है कि हम उसकी स्पीड को जरा सा भी चेंज ना करें। अगर थोड़ी भी स्पीड चेंज होगी तो चेंज इन स्पीड का मतलब क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा कुछ ना कुछ, और एक्सेलरेशन फिर 0 नहीं रहेगा। और अगर स्पीड चेंज हुई तो याद करो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। स्पीड चेंज होगी तो क्या चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपने जो वर्क किया उसका कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा और कुछ हिस्सा किस में खर्च हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो फिर आप कैसे बोलोगे कि जो वर्क कर रहे हो वो सारा का सारा वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी है। वो तो आप तभी बोल पाओगे ना जब आपका वर्क ना काइनेटिक एनर्जी में खर्च ना हो। इसीलिए हम लोग ना बहुत धीरे धीरे स्लो स्पीड से आराम से लेकर के आते हैं इस तरह से, ताकि बॉडी पर नेट फोर्स कितना बना रहे, 0, एक्सेलरेशन कितना रहे, 0, ताकि स्पीड चेंज ना हो, काइनेटिक एनर्जी ना चेंज हो, हमारा वर्क पूरे का पूरा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। तब जाकर के आप कहोगे कि ये जो वर्क है ना ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और ये हो गई आपकी पूरी कंप्लीट डेफिनेशन। इट मींस कि किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में ला करके रखने में हमें जितना वर्क करना पड़ता है बिना एक्सेलरेशन के, उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं कि वो स्टोर हो जाता है इस बॉडी में, और उसी वर्क को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थी आपकी डेफिनेशन किस चीज की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा डीप में समझाया, और अब आप एक बार देखेंगे नोट्स में, उसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखिए, मगर आप पढ़ोगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, मैं इसे अब रब कर रहा हूं। ओके, चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, इसकी अगली बात समझते हैं। तो अब आप लोगों के सामने ये चीज बिल्कुल क्लियर है जो भी मैंने आप लोगों को अभी बताया। अब मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं, मुझे डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा अभी एक और टर्म को समझा। अब हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है, नंबर 1 क्लियर है, अब बात करते हैं नंबर 2 की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था, अब की बार आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है, और अभी पिछले वाले टॉपिक के बारे में एक बात और है जो अभी क्लियर करूंगा आप लोग। देखो,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किसे कहा जाता है, इसका क्या मतलब है भाई, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा भाई, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच के डिफरेंस को क्या बोलोगे, उसी को तो बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। आखिर वो डिफरेंस कितना होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन नहीं करते, कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। वही सेम डायग्राम मैंने दोबारा से बनाया। सपोज कर लीजिए ये रहा आपके पास एक पॉइंट O और यहाँ पर एक चार्ज रखा है दैट इज Q, और ये चार्ज यहाँ पर रखा और यहाँ पर से इस तरीके से इंफिनिटी पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ दैट इज Q, और ये रहा मेरे पास मेरा एक टेस्ट चार्ज जो इस जगह पर मौजूद है। अब ना मुझे क्या करना है, एक चार्ज को ना A पॉइंट से उठा करके कहां तक लेके जाना है, B पॉइंट तक। मुझे चार्ज को उठाना है A से और उठा करके कहां ले जाना है, B तक। अच्छा एक बात सुनिए, ये चार्ज पहले कहां पड़ा था, इंफिनिटी पर, कोई बात नहीं, कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जिसने इसको ला करके इंफिनिटी से A पर रखा होगा, मान लो किसी ने ला करके रख दिया, तो जब उसने इंफिनिटी से उठा करके A पर लाके रखा होगा, तो जिस पर्सन ने भी उठा करके यहाँ लाके रखा होगा उसने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा इसको यहाँ से यहाँ तक लाके रखने में, और जितना भी काम उसने किया होगा वो सारा का सारा काम इस चार्ज में स्टोर हो गया होगा, और जब वो इस चार्ज में स्टोर हो गया होगा तो वही बन गया होगा इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी को तो हम U से दिखाते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ UA, ताकि आप समझ जाओ कि U का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी और A का मतलब है किस पॉइंट पर, पॉइंट A पर। भाई अगर यही बंदा इस चार्ज को ज्यादा दूर उठा के लाता तो ज्यादा दूर ले जाने में आपको वर्क भी तो ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करोगे तो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी तो आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कैसी होगी, ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे जगह बदलती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी भी बदलेगी। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी UA मान लेते हैं, और ऐसे ही मान लेता हूँ यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, दैट इज U। अब मेरा काम है कि मैं ना चार्ज को A से उठा करके B तक ले जाना चाहता हूँ। सपोज कर लीजिए मैंने A से उठाया और कहां तक ले गया, B तक। अब A से B तक ले जाने में मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, मान लेते कितना वर्क करना पड़ा, W करना पड़ा। अब बात को बिल्कुल तसल्ली से समझना, ये जो आप बात कर रहे हैं UA, इसका मतलब है कि यहाँ पर जब चार्ज मौजूद था तब उसके पास पहले से ही एनर्जी थी, उसके पास कितनी एनर्जी थी, UA, इतनी एनर्जी चार्ज के पास थी। अब मैंने चार्ज के ऊपर धक्का मारा और उससे A से धक्का मारते हुए कहां तक लेके आया, B तक। A से B तक लाने में मैंने ताकत लगाई, मुझे वर्क करना पड़ा, तो इसका मतलब जितना वर्क मैंने किया वो भी तो स्टोर हो गया उस चार्ज के अंदर। आप ये कहोगे कि UA एनर्जी तो चार्ज के पास पहले से थी, W वर्क मुझे भी करना पड़ा इसके ऊपर, तो अब उसके पास कितनी एनर्जी हो गई, आप बोलोगे सर जो पहले की एनर्जी थी वो, और जो वर्क आपने किया वो भी उसमें स्टोर हो गई, तो अब टोटल एनर्जी जो है वो कितनी हो गई, UA प्लस में W। और मैंने इस टोटल नई वाली एनर्जी को क्या नाम दे दिया, UB नाम दे दिया, UB, कि पुरानी वाली एनर्जी प्लस में मैंने वर्क किया, अब जोड़ करके टोटल एनर्जी कितनी हो गई, UB हो गई। तो मैंने यहाँ से जब W को कैलकुलेट किया तो W इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू UB, और माइनस में क्या हो गया, UA। और आप इसे देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो दोनों की दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी है, मगर इन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या नजर आ रहा है, डिफरेंस, और बस इसी डिफरेंस को क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। ये किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर। कौन सा वर्क डन, जो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज व्हाट, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो कोई आपसे अगर पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे कि किसी भी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से उठा करके किसी दूसरे पॉइंट तक ला करके रखने में जितना वर्क हमें करना पड़ता है, उसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, प्रोवाइडेड वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, या फिर यूं कहा जाए कि विदाउट एक्सेलरेशन। ये विदाउट एक्सेलरेशन वाला वर्ड अभी भी सभी डेफिनेशन में यूज होगा। इसका मतलब यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क किया वही आपके लिए बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मींस कि अगर मुझे कोई बोले यार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालो, तो मैं कर दूंगा UB माइनस में UA, तभी तो डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ पर एनर्जी UA थी, यहाँ UB होगी, ये इनिशियल एनर्जी तो और ये फाइनल, मुझे चेंज निकालना तो मैंने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, तो फाइनल UB और इनिशियल UA, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। और मुझे पता है कि ये डिफरेंस किसके बराबर है, वर्क के बराबर। कौन सा वर्क, A से लेकर के चार्ज को B तक लाने में। तो मैंने ये सोचा कि यार अभी अभी तो हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क का फॉर्मूला जो मैंने अभी भी कैलकुलेट किया था वो क्या निकला था,
एफ ई और डॉट में कितना था डी आर। बस फर्क इतना था पिछली बार कि मैं चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाके रख रहा था, इस बार चार्ज को ए से बी तक रखना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए और यहाँ पर क्या लिख दिया पी और यहाँ पर इस चीज को लिख दिया यू बी माइनस में यू ए और ये कह दिया कि ये लो जी, ये मेरे पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया क्या कैलकुलेट करने का, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करने का। तो पिछले में और इसमें फर्क है, पिछली बार क्या था कि आप चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के पी पॉइंट तक लाए थे, इस बार फर्क क्या है कि आपने चार्ज को ए पॉइंट से किसी एक पॉइंट से उठा करके किसी दूसरे पॉइंट तक रखा विदाउट एक्सेलरेशन। तो अब सुनिए ध्यान से फिर से देखिए, कहा यह जा सकता है द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट in an electric field is defined as the amount of work done in bringing the charge from one point to another point without acceleration। किसी भी चार्ज को किसी फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला करके रखने में हमें जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क बिना एक्सेलरेशन के जो वर्क हम करते हैं उसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, ये बात सबके लिए क्लियर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए जी, अब शुरू करते हैं इसके आगे का पार्ट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सुनिए ध्यान से, मैं इसे अब रब करता हूं और उससे पहले एक चीज पे ध्यान देना। अब तुम्हें बात क्लियर होगी, समझना जरा ध्यान से। अब ना कई बार क्या होता है, बड़ी बारीक बात बता रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना। ज्यादातर जब फिजिक्स पढ़ाई जाती है तो अक्सर ना इसको लोग 5 मिनट 7 मिनट में 4 डेफिनेशन लिखवाते हैं और बोलते हैं हो गया काम। वो सिर्फ डेफिनेशन होती है, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको लॉजिकली बातों को जानना पड़ेगा, बड़ी बारीकी से समझना। और मैं कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा जो जरा सा भी फालतू हो, सब कुछ आपके सिलेबस का पार्ट है और ये इतना डिटेल में सिलेबस में दे रखा है, मैं इसे डिटेल में लेके जा रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं कि सर बड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं, मैं डिटेल में नहीं पढ़ाता, जितना डिटेल दे रखा है मैं उतना ही पढ़ाता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो चीजों को ऊपर से पढ़ा देते हैं, इसलिए जब वो मुझसे पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है इन्होंने कुछ ज्यादा ही डिटेल पढ़ा दिया। इतना सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। सवाल ये आता है कि मैंने कहा कि मैंने चार्ज को ए से उठाया और बी तक ले जा करके रखा, तो ए से उठा करके जब बी तक ले जा करके रखा तो जितना वर्क मैंने किया मैंने उसी को कहा क्या, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल सही है। पिछली बार वाला केस क्या था कि इन्फिनिटी से उठाया किसी चार्ज को और कहां लाके रख दिया, पी पॉइंट पे रखा, और इन्फिनिटी से उठा करके पी तक रखने में जितना वर्क किया उसे मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कहा। आप ये कह सकते हो सर जैसे ये दो पॉइंटों के बीच में लाने में जो वर्क किया आपने इसे बोला पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो यहां पर भी तो दो ही पॉइंट है, ये भी तो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से उठा करके इस पॉइंट तक ला करके रखा, तो आपको तो इसे भी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही बोलना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, मैं इसे भी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोल सकता हूँ। लेकिन ना अब एक छोटी सी दिक्कत है, मैंने क्या कहा कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके लाओ और ला करके यहाँ रखो, और यहाँ रखने में जितना वर्क करोगे उसी को आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कैसे बोले पोटेंशियल एनर्जी? मेरे हिसाब से इसे पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोलना चाहिए था? क्योंकि ये चार्ज अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो कोई ना कोई तो होगा जिसने इसको ला करके इन्फिनिटी पर रखा होगा। जिसने भी इसे इन्फिनिटी पे लाके रखा होगा उसने भी तो वर्क किया होगा, जिसने भी वर्क किया होगा उसका वर्क इसमें स्टोर भी तो हुआ होगा, और जिसका भी स्टोर वर्क इसके अंदर आया होगा इसका मतलब इन्फिनिटी पर भी इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। मान लेते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी, यू इन्फिनिटी, वो एनर्जी यू इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो फिर अगर वो एनर्जी यू इन्फिनिटी रही होगी तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि जितना भी वर्क हम करते हैं वही स्टोर होकर के इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनाता है? भाई ऐसा नहीं हो सकता। हमने जितना भी वर्क किया बॉडी के पास पहले से इतनी एनर्जी थी, अब जितना वर्क मैंने किया वो कितना हो गया, W, तो अब जाकर के टोटल एनर्जी कितनी हो गई, इतनी। ध्यान से समझिएगा, मैंने ये कहा कि यहाँ पर भी बॉडी के पास कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी, अगर होगी और मैं उसे उठा करके यहाँ से ला करके यहाँ तक रखता हूँ तो इसका मतलब मैंने जितना वर्क किया बॉडी के अंदर अब सिर्फ वही वर्क नहीं है, उसकी खुद की भी तो एनर्जी है पहले से जो उसके पास मौजूद थी। इसका मतलब ये हुआ पहले की एनर्जी और आपका वर्क मिल करके बॉडी की क्या बन गई, टोटल एनर्जी बन गई। कैसे बनी, उसकी पुरानी एनर्जी और मेरा वर्क। लेकिन मैंने तो डेफिनेशन में ये बोल दिया कि हम जितना वर्क करते हैं वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, जबकि ऐसा तो नहीं है। रियलिटी होनी चाहिए कि हम जितना वर्क करते हैं वो
प्लस में उसके पास जितनी एनर्जी होती है वो मिला करके बॉडी की क्या बनेगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होना ये चाहिए। लेकिन मैंने आपको डेफिनेशन बोल दिया कि जो वर्क हम करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगेगा यार कुछ गड़बड़ बोल दी, गलत बोल दिया आपने। नहीं, अब बात ये आती है यार इंफिनिटी पे किसने चार्ज रखा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता किसने चार्ज रखा। अगर ये नहीं पता किसने चार्ज रखा, कितना वर्क किया, इसका मतलब मुझे ये नहीं पता कि इंफिनिटी पर अगर जो चार्ज होगा उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी। हम ये जानते ही नहीं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी की इस वाले चार्ज की, कहां पर, इंफिनिटी पर। अब अगर इंफिनिटी पे आपको पता ही नहीं है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो फिर आप उसकी कैलकुलेशन करोगे कैसे। इसलिए हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए इस चीज को मान लिया कि इंफिनिटी पर हम लोगों ने ये मान लिया जितने भी चार्जेस होते हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। हमने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। अब देखो अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी चार्ज के पास, तो मैं बोल दूं ना यहाँ पर चार्ज के पास कोई एनर्जी नहीं है। अब आप आराम से बोलो जी इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, मतलब अगर मैं इस चार्ज को उठा करके यहाँ से यहाँ तक रखता हूँ तो मैंने जो वर्क किया वही वर्क बॉडी में स्टोर हुआ है। अब सिर्फ और सिर्फ बॉडी के पास कोई वर्क नहीं है, सिर्फ मेरा ही वर्क उसके पास है और कोई एनर्जी नहीं है। तो अब मैं बोल दूंगा कि बॉडी के पास जितनी भी एनर्जी है वो खाली सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्क की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के पास जो भी एनर्जी है वो सिर्फ मेरे वर्क की वजह से है, और वही एनर्जी को मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जितना वर्क हम बॉडी पर करते हैं वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है और वही बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी। मगर ऐसा हम तब कह सकते हैं जब इंफिनिटी पर बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो कितनी हो, जीरो। आप इसमें इंफिनिटी की वैल्यू जीरो रखो, यू इंफिनिटी, जैसे आप जीरो प्लस डब्ल्यू करोगे ये खत्म। अब देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, यूपी। इसका मतलब है जितना वर्क आप करोगे उतनी उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। मगर ऐसा यहाँ नहीं था, यहाँ पर मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, यहाँ पर भी पता है जीरो नहीं है, इसलिए जब इनको कैलकुलेट किया यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन तो मुझे इन्हें माइनस करना पड़ा। इसके लिए इसमें और इसमें फर्क आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इनिशियल जगह पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब ये सारी डेफिनेशन तभी वैलिड होंगी जब आप ये मान के चलोगे कि इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, जीरो। ठीक है, ये बात मुझे समझानी थी, ये चीज क्लियर हो गई है। अब इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है जो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे। अब सुनिए ध्यान से तीसरी डेफिनेशन। भाई परेशान मत होना, बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा, और दोबारा दिक्कत हो तो फिर से वीडियो दोबारा देखना एक बारी, ताकि बात और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब तो इस चीज को यहाँ से रब कर रहा हूँ और ये बातें आपको बस ध्यान रखनी होगी। ये जो मैंने अभी अभी लिखा आप लोगों के सामने, इन चीजों को अभी आप देख लीजिएगा, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। अब सुनो, अब हमारे पास एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कर लिया। अब आता है पॉइंट नंबर 3, टॉपिक नंबर 3, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल ओनली, बस इतना। अब जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दो टॉपिक बाकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और फिर अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अब ये चीजें क्या है और कैसे हैं समझना, इस चीज को तसल्ली से देखना। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? कोई डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कुछ भी फर्क नहीं है। सवाल ये आता है कि अगर फर्क नहीं है तो फिर ये दो नाम क्यों रखे गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और फिर दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जी हाँ, इसके दो नाम रखने के लिए ना इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस दिखता है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है, लेकिन वो काफी जरूरी है, ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि अगर किसी भी चार्ज को, किसी भी चार्ज का मतलब क्यू चार्ज, कोई भी चार्ज हो सकता है, कितना भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट तक लाके रखने में हमें जितना वर्क करना पड़ता है वही बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मैं इस किसी भी चार्ज को हटा करके इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ +1 कूलम का चार्ज ले लूं, यानी कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसका मतलब किसी भी चार्ज को उठाने के बजाय अगर मैं इंफिनिटी से +1 कूलम चार्ज को उठा करके किसी पॉइंट पी तक लाकर रखता हूं, तो ऐसा करने में मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और इस केस में अब मैं इस वर्क टन को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ना बोलने के बजाय कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बस। अब ये एनर्जी वाला वर्ड हटा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही एनर्जी ही है,
बस फर्क इतना है कि ये कौन सी वाली एनर्जी है, जब हम एक कूलम चार्ज को लेके आते हैं +1 के एक कूलम चार्ज को, और वो पिछली वाली क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें कितने भी कूलम का चार्ज लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब बस इतना ही फर्क है कि इंफिनिटी से एक कूलम का चार्ज लेकर के जाएंगे और पिछली बार इंफिनिटी से कितने भी कूलम का चार्ज ले जाओ, कितना भी चार्ज ले जाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कि आप इसकी डेफिनेशन सुनना और मेरे शब्दों पे ध्यान देना। सुनिए, मैं आप क्या बताने वाला हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point without acceleration। बस इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, that is called electrostatic potential। और सिंपल भाषा में अगर आप बोलेंगे the amount of work done in bringing the unit positive test charge from infinity to that point without acceleration is called what, that is called electrostatic potential। I think आप लोगों को फर्क समझ में आ गया होगा कि electrostatic potential energy और electrostatic potential में क्या डिफरेंस होता है। सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी से। अब एक सिंपल सी बात है, मतलब अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, वही वर्क इसका पोटेंशियल बन जाएगा। तो ठीक है, एक कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो देखते हैं। लेकिन मान लो मेरे पास एक कूलम चार्ज नहीं हो, तो तब मैं क्या करूंगा, क्या तब मैं इसे नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं। मैंने अभी अभी आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ाते वक्त बताया था कि मान लीजिए आप जब Q कूलम चार्ज को उठा करके यहां से यहां तक लाते हो, तब के केस में आप जितना वर्क करते हो वो वर्क हमने कितना मान लिया था, W मैंने निकलवा रखा है, वर्क डन अभी भी निकाला था। आप ऐसा मान लो कि आपके पास Q कूलम चार्ज था, Q कूलम चार्ज को आपने इंफिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट तक लाके रखा, इंफिनिटी से उठा करके Q कूलम चार्ज को रखने में जो वर्क हुआ वो वर्क कितना हुआ, मान लीजिए W। अगर W वर्क हुआ Q कूलम चार्ज ले जाने में, तो आप बता सकते हैं एक कूलम चार्ज ले जाने में कितना वर्क होना चाहिए, आप बोलोगे जो W/Q। और मैंने कहा कि एक कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं, और पोटेंशियल को हम V से दिखाते हैं, इसलिए यही वाली टर्म आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बन जाएगी। और आप बोलोगे V इज इक्वल टू में W/Q, और ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ये बात सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा इन चीजों को, ठीक है। ज्यादातर जगहों पर आप देखेंगे तो सीधा लिखा हुआ मिलता है कि भाई पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है और इसी से सारे सवाल करने, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये इसकी डेफिनेशन से निकल के आया। अच्छा, एक बात और सुनिए जरा, इसी को अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे बोल दूं V की जगह V, Q की जगह पर Q। आपको ये तो पता ही है कि इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाकर रखने में जितना वर्क हम करते हैं वही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्क है यही वर्क U के भी तो बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब या तो W लिख दो या U लिख दो, क्योंकि जितना वर्क करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आप बोल सकते हो V इज इक्वल टू U/Q। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं यहाँ से नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो W इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, Q इंटू में V। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को वर्क डन अगर निकालना है और आपको पोटेंशियल पता है, Q पता है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो, वर्क डन। अब एक बात सुनिए, अगर मैं इसकी SI यूनिट लिखूं, किसकी, पोटेंशियल की, इट्स SI यूनिट, तो आप बोलोगे जी पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, SI यूनिट निकली है तो ऊपर तो वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, जूल, और नीचे क्या है, चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो आप बोल सकते हो जी पोटेंशियल की जो SI यूनिट है दैट इज जूल पर कूलम, और ये जूल पर कूलम को ही हम एक अलग और नाम से जानते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड, इसकी एक और यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड वोल्ट। तो ये जूल पर कूलम है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वोल्ट। ये दोनों की दोनों बातें सेम है, बट ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड वोल्ट, और इसे कहा जाता है जूल पर कूलम। मेरी बात सबके लिए क्लियर है एकदम, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए सुनिए अब ध्यान से, अब इसके आगे की बात करते हैं। देखिए मैं अब इससे रब कर रहा हूं, तो अब मेरे पास यहां पर से V इज इक्वल टू एक फॉर्मूला निकल के आ गया W/Q। मैं इस चीज को रब कर रहा हूं। अब मैं आपको ना एक छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है,
सुनिएगा ध्यान से, क्या है डेफिनेशन, दैट इज यहां पर है डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। अब बात यह थी कि 1 वोल्ट का क्या मतलब है। मैंने आपसे कहा व्हाट इज वोल्ट, वोल्ट क्या है, वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट कौन है, दैट इज वोल्ट। तो हम ये जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है। कई बार वाइवा में टीचर पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हो 1 वोल्ट का क्या मीनिंग होता है, किसी जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है। तो आप इसका मतलब ना बड़े ही आराम से बता सकते हो। देखो जरा कैसे होगी इसकी डेफिनेशन, देखिए मैं ये जानता हूं कि V जो है उसका फॉर्मूला है W अपॉन में Q। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो पोटेंशियल है V वो कितना आ जाए, वो 1 आए, कितना आ जाए, 1 आ जाए, 1 वोल्ट आए। तो मैं ये जानता हूं कि ये 1 तब आएगा जब ये भी 1 होगा और ये भी कितना होगा, 1 होगा। तो मैंने क्या किया, वर्क डन को 1 जूल रख दिया और चार्ज को 1 कूलम रख दिया। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 1, और ये जूल और ये पर कूलम। तो आप इस जूल पर कूलम को क्या लिखते हो, वोल्ट। तो आप बोल सकते हो अब जो वोल्ट पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको अब डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। क्या डेफिनेशन हुई कि अगर किसी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट तक लाकर रखने में 1 जूल वर्क होता है, तो हम कह सकते हैं कि उस जगह का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 1 वोल्ट। आप सिंपली बोल सकते हो द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज 1 जूल। अगर 1 जूल काम करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को लाकर के रखने में किसी पॉइंट पर, तो मैं ये कहूंगा कि उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। परेशान मत होइएगा, ये डेफिनेशन आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगी, या तो आज की क्लास के नोट्स में मिलेगी, नहीं तो अगले में, मगर ये मिल जाएगी डेफिनेशन। ये चीज आप लोगों के लिए क्लियर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक आखिरी डेफिनेशन और डिस्कस करनी है। चलिए जी, अब सुनिए ध्यान से, इसे अब मैं रब कर रहा हूं, और अब देखिए नेक्स्ट आखिरी डेफिनेशन, नंबर 3 के बाद आता है नंबर 4। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, सुनिए ध्यान से, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। भाई नाम से ही पता लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो मान लीजिए ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, VA, और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, VB। इस पोटेंशियल यहाँ VA पोटेंशियल होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक ला के रखने में जितना वर्क होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो 1 कूलम चार्ज यहां लाके रखा तो VA पोटेंशियल आया, और 1 कूलम चार्ज यहां लाके रखूंगा तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया, 1 कूलम का मतलब है 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया VB। अब मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो यार ये इनिशियल पॉइंट है और ये कौन सा है, फाइनल पॉइंट। तो पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, मैंने लिख दिया VB माइनस में VA, ऐसे लिख दिया मैंने। अब आप लोगों को पता है कि आप इसको U भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी है U अपॉन Q, W और U बिल्कुल बराबर है, तो VB और VA, मैंने सोचा यार ये V का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ VB वाला। तो मैंने देखा है जो पॉइंट B है वहां का पोटेंशियल VB और वहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, UB। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला VB को अगर मैं लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा UB अपॉन में Q, और माइनस में VA को भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूं तो इसे मुझे लिखना पड़ेगा UA अपॉन में Q। अब मैंने इस चीज को लिख दिया VB माइनस में VA एज इट इज। अब इसमें देखिए जरा एलसीएम क्या आ जाएगा, Q, तो आप इसे लिख पाएंगे क्या, UB माइनस में क्या लिखेंगे, UA। तो ये आपके पास ऐसी टर्म आ गई। अब इसको अगर आप देखें तो VB माइनस VA, व्हाट इज दिस, पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको पता है डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, तो ये आपके पास आ गया डेल्टा V। भाई दो चीजों का डिफरेंस कौन दिखाता है, डेल्टा, तो डेल्टा V का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल या फिर डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो ये आपके पास आ गया, और UB माइनस UA को अगर आप लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, Q। तो आप चाहें तो डेल्टा V की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो आप डेल्टा V की जगह डेल्टा V रहने दें। और आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है वही किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर, अभी भी बताया। तो मैंने क्या किया, इस डेल्टा U की जगह पर क्या रख दिया,
W और अपॉन में यहाँ पर डाल दिया Q, यानी कि एक फॉर्मूला ये भी आ गया चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का, चेंज इन पोटेंशियल का, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर मैं W निकालूंगा तो W इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू में डेल्टा V। इसका मतलब है आप इसकी मदद से भी क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो टर्म मैंने आप लोगों को पढ़ाई ये क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि डिफाइन करो जरा इस चीज को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो भाई जैसे आप लोगों ने अभी अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पढ़ा था, ऐसा ये भी है, बस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में आप कितने भी कूलम का चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रखते हैं, लेकिन इस केस के अंदर क्या होता है, एक कूलम का चार्ज एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट तक रखने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस between any 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in bringing 1 unit of positive charge from one point to another point without acceleration। इसी चीज को कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों बातें बिल्कुल सेम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसे रब कर रहा हूं और अब सुनिएगा ध्यान से, इस चीज को अब मैं रब कर रहा हूं। और अब ना परेशान मत होना भाई, ये फॉर्मूले धीरे धीरे यूज होते जाएंगे और आपको इन चीजों का कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, अब सुनिए एक बात ध्यान से, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या, मैंने एक बात बताई, मैं 4 टर्म्स पढ़ा चुका। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये काफी लंबा नाम है, तो अब हमें पता है हम टॉपिक ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बताने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख दो पोटेंशियल एनर्जी, सीधा लिख दो पोटेंशियल, सीधा लिख दो पोटेंशियल डिफरेंस। टीचर और कोई भी अपने आप ही समझ जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, तो आप बता सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से क्या चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूं। देखिए अब एक सिंपल सी टर्म है, एक छोटी सी बात है जो मुझे आप लोगों को समझानी है, समझिएगा ध्यान से इस चीज को। एक मिनट, देखो मैंने आप लोगों को जो बात बताई वो क्या थी, ध्यान से समझ लो। मान लो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट यहाँ पर है कौन सा बी। अब मैंने आपसे कहा कि ए पॉइंट से एक चार्ज को उठा करके बी तक लाए, बताओ कितना वर्क होगा। तो आप बोलोगे जी ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो वी ए है, बी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल कितना है वी बी, और जो चार्ज आप ला रहे हो वो कितना है क्यू है। तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, क्यू इंटू में डेल्टा बी। तो W की जगह W, Q की जगह Q, और डेल्टा भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। भैया इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से उठा के यहाँ रखा, तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। यानी कि अब आप इसे लिखेंगे VB माइनस में VA, तो ये आपके पास क्या आ गया, W। मतलब ये फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, बट आप कभी भी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए मैं आप लोगों के सामने ना एक छोटा सा सवाल लेकर के आ रहा हूँ, एक बेसिक सा क्वेश्चन। वैसे तो ये एक टॉपिक सा है, बुक में एक लाइन में लिख दिया है, मगर एग्जाम में ये कई अलग अलग तरीकों से पूछा जा चुका है। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से सुनना, इससे जो रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा उसके ऊपर बेस मैं बड़े छोटे छोटे 2 एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और देखना उन सवालों की इंपॉर्टेंस क्या है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, फटाफट इसको फिनिश करते हैं। देखो भाई, कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये ना कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। अब 11th क्लास में आप लोगों ने सभी ने पढ़ रखा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूं, और बताता क्या हूं, मुझे वो टॉपिक प्रूफ ही करना है। ये रहा आपके सामने क्या है। मैंने इस चीज को टॉपिक की तरह नहीं लिखा, मैंने जो नोट्स लिखे उस नोट्स में ना मैंने इसे एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया है, और क्वेश्चन की फॉर्म में, और ये क्वेश्चन ना 4 अलग अलग फॉर्म में आता है। इसलिए मैंने क्या किया, पहली फॉर्म और डाल करके दूसरा फॉर्म,
और डाल करके तीसरा फॉर्म, और डाल करके चौथा फॉर्म, और लास्ट में फिर उसका आंसर लिखा हुआ। मतलब ये चारों सवाल अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए हैं और चारों का मतलब बिल्कुल सेम है और सिर्फ एक ही जवाब है। इसलिए मैंने इसको टॉपिक बना के ना पढ़ाने के बजाय मैंने इसके चारों क्वेश्चन लिख दिए जैसे क्वेश्चन पेपर में आता है, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा कोई सवाल आपको दिखे तो आप आराम से कर पाओ। क्या है, कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो कैसी होती है, कंजर्वेटिव फील्ड। अब आपको थोड़ा सा समझा दूं कि कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड किसे कहा जाता है। कहते हैं कि एक ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट या जिससे होने वाला वर्क डन किसी क्लोज्ड पाथ के ऊपर जीरो होता है, हम उससे बोलते हैं क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि एक ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट या उस फोर्स से होने वाला वर्क, यानी कि फोर्स से होने वाला वर्क या फोर्स के अगेंस्ट होने वाला वर्क अगर किसी क्लोज पाथ के ऊपर जीरो होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसका थोड़ा सा मतलब समझाता हूँ। मान लो ये एक मार्कर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसको खींचते खींचते ऊपर की तरफ लाया। अभी मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ, ऊपर लगा रहा हूँ, किसके खिलाफ लगा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ। ऊपर की तरफ इसको ले जा रहा हूँ और ऊपर ला करके घुमाया और घुमा करके वापस यहाँ पर लाया और फिर से यहाँ रख दिया, तो एक क्लोज पाथ बन गया ना। तो इसका क्लोज पाथ के ऊपर जब मैं यहाँ से यहाँ तक ला करके रखने में अगर मैं वर्क निकालूं और मेरा वर्क जीरो आ जाए तो मैं ये बोल दूंगा कि भाई जो फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, जो फोर्स यहाँ इन्वॉल्व है, दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, वो कंजर्वेटिव है नेचर। या कई जन यूं बोलते हैं कि अगर कोई भी ऐसा फोर्स है जिससे होने वाला वर्क या जिसके अगेंस्ट होने वाला वर्क सिर्फ इस बात पर डिपेंड करे कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी, तो इस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एक सवाल और पूछा जाता है अलग तरीके से भी, इसको कई तरीके से लिखा जाता है। शो कीजिए कि जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो ऐसे भी बोल सकते हैं, शो कीजिए कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन ए एंड बी। दो पॉइंटों के बीच में जो रास्ता है उस रास्ते पर ये वर्क नहीं डिपेंड करता। इसका मतलब ये है कि मान लो एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट कौन सा बी, अगर आप किसी चार्ज क्यू को उठा करके ए से बी तक ऐसे ले जाओ, 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 कोई फर्क नहीं पड़ता, हर रास्ते से वर्क डन अगर सेम होगा तो आप बोल देना कि भाई ये जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और इसके अंदर ना 3-4 क्वेश्चन है, वो चारों मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं अब आपके सामने ये साबित करने वाला हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। और ऐसा साबित करने के लिए मैं सिर्फ इतना काम करूंगा कि किसी चार्ज को एक जगह से उठाऊंगा और उसे घुमा करके वापस उसी जगह ला के रखूंगा और चेक करूंगा क्या मैंने क्लोज लूप पर ला करके रखने में क्या वर्क हुआ या नहीं हुआ। अगर वर्क जीरो हुआ तो मैं बोल दूंगा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब सुनिए जरा, मैं इस चीज को प्रूफ करने जा रहा हूं, इसका प्रूफ, और नोट्स में आपको इसका पूरे का पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ मिल जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। सब कुछ प्रॉपर, सवाल भी लिखा हुआ है इसी के अंदर और जवाब भी, फिर भी मैं लिख देता हूँ इस जगह पर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। भाई जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा उन्हें थोड़ी परेशानी होगी, फिर भी दिक्कत हो तो मुझे फोन करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। सुनिए, फोन पे या ग्रुप में कॉल मैसेज करके भेज दीजिएगा। अच्छा सुनिए, सबको पता है मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्लोज पाथ पर वर्क में जीरो प्रूफ करने वाला हूं। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया इस जगह पर ना कोई फील्ड बन रही है, वो फील्ड कौन बना रहा है, कि जो कोई भी चार्ज बना रहा होगा, मुझे नहीं पता। जो चार्ज यहाँ फील्ड बना रहा है उस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल भी बन रहा होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक पॉइंट ले लिया, सपोज कर लेते इस पॉइंट का नाम ए है, और कुछ दूरी पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया और सपोज कर लेते इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, बी। इस जगह पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है VA, और इस जगह पर जो पोटेंशियल है उस वाले पोटेंशियल का नाम क्या रख दिया, VB। मेरे पास एक चार्ज था Q, मैंने उस Q चार्ज को उठाया A पॉइंट से और उठा करके कहाँ ले गया, B पॉइंट पर, और इसको जिस रास्ते से ले गया मैंने उस रास्ते का नाम क्या रख दिया, पाथ नंबर 1। ये पहला पाथ था, A से लेकर के कहां तक ले गया चार्ज को, B तक, ठीक है। A से B तक लेके गया हम इस चार्ज को। अच्छा, A से B तक ले जाने में Q चार्ज को लेकर के गया हूं तो वर्क तो करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, यहां पर निकाला वर्क, वर्क निकाला किसमें, चार्ज को A से B तक ले जाने में।
तो ए से बी तक ले जाने वाले वर्क को मैंने WAB का नाम दे दिया ताकि बच्चे समझ जाए ए से बी तक का वर्क है। और मैंने आपको अभी बताया था कि क्यू, आपको ये चीज मैंने बताई थी अभी अभी कि W इज इक्वल टू क्यू इंटू में कितना है, दैट इज डेल्टा वी। तो मैंने यहाँ पे रखा क्यू, और डेल्टा वी कैसे निकालू, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपके पास क्या है VB और इनिशियल क्या है VA, तो आप इसे लिखेंगे VB माइनस में VA। तो आप इसे बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। हम ये कह सकते हैं कि A से उठाया और कहां तक लेकर के गए, B तक। सही है। दूसरी चीज अगर देखें, अब की बार मैंने ऐसे ही देखा कि इस बार मैं ना दोबारा से क्या निकालता हूँ, वर्क निकालता हूँ, लेकिन अब की बार वर्क निकाल रहा हूँ B से A तक लाने का। मतलब मैंने दोबारा से किसी दूसरे रास्ते को उठाया और उस दूसरे रास्ते के अलाउंग मैंने इस चार्ज को लिया और उठा करके किसी दूसरे पाथ के अलाउंग इस रास्ते का नाम रख दिया क्या, 2। B से A तक वापस चार्ज को लेकर के आ गया। तो अब मैं बोलूंगा जी B से A तक लाया, तो उसके वर्क डन को मैंने लिख दिया WBA। BA का मतलब है B से शुरू करके A तक लाया। अच्छा, जब मैं B से A तक ला रहा हूँ इस दूसरे रास्ते के अलाउंग, तो अब ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल। तो इसका मतलब मुझे अगर W निकालना है तो W इज इक्वल टू Q, और वहां पर क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हो गया, फाइनल हो गया VA, इनिशियल कितना हो गया, दैट इज VB, और इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब ये मेरे पास WBA आ गया। मतलब A से B तक जाने का वर्क मुझे पता है, B से A तक आने का वर्क मुझे पता है। अब मैंने सोचा चलो मैं टोटल वर्क ही कैलकुलेट कर लेता हूँ कि आखिर टोटल वर्क कितना हुआ। तो टोटल वर्क मैंने लिख दिया W, और अगर टोटल निकालना है तो बस दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़े, WAB और प्लस में WBA, इनको ऐड कर देता हूँ, WAB एंड दिस इज WBA। तो अब ना क्यों, देखो A से गया B तक और B से वापस A पर आ गया, हो गया ना लूप कंप्लीट, जहां से शुरू किया वापस वहीं पर आ गया, तो बन गया ये क्लोज लूप। अब क्लोज लूप पर देखते हैं वर्क आता कितना है। तो मैंने WAB को देखा, ये रहा WAB, इसको लिख दिया Q ब्रैकेट VB माइनस में VA, प्लस में लिखा Q, इसे लिख दिया दैट इज VA माइनस में VB एज इट इज, यानी कि WAB ये लिख दिया और WBA की वैल्यू ये लिख दी। दोनों में क्या कॉमन था, Q, तो Q कॉमन लेने पर बन गया ये VB माइनस में VA, और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा VA माइनस में आएगा दैट इज VB। अब आप यहाँ VA से VA काट दीजिए, VB से VB काट दीजिए, आपको दिखेगा Q इंटू में 0, तो सॉरी दिस इज Q इंटू 0। तो आप सीधा बोल देंगे कि जी वर्क हमने कैलकुलेट किया तो वर्क डन तो कितना निकल के आ गया, 0, और 0 वर्क निकलने का मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये एक छोटा सा प्रूफ हो गया इस चीज का कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि क्लोज लूप पर जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अब एक चीज पे और ध्यान दें, छोटी सी एक बात बताता हूँ, बड़े ही ध्यान से समझिएगा इस चीज। हमें पता है, अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं, देखो वर्क डन की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। हमें पता है वर्क डन निकालना और स्मॉल वर्क डन, तो उसका फॉर्मूला होता है F डॉट DL। DL क्या है, रास्ते का छोटा सा टुकड़ा, DL लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा। अच्छा, F डॉट DL फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो स्मॉल वर्क डन हो गया। मुझे टोटल चाहिए तो मैंने टोटल वर्क डन के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, ये क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन यही तो है, यही तो रहा टोटल वर्क डन, W की जगह पर मैं इसको लिख देता हूँ। लेकिन ये जो टोटल वर्क डन है ये ओवर अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज पाथ पर है। तो भाई क्लोज पाथ ना होता तो मैं बोलता A से शुरू करके B तक वर्क निकालो, P से शुरू करके Q तक वर्क निकालो, लेकिन क्लोज पाथ पे निकालना है तो पिछले ही चैप्टर में मैंने बताया था क्लोज के लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, सर्कल। ये सर्कल बताता है कि ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं पूरे क्लोज पाथ पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये W की जगह मैंने इसको लिख दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन मतलब टोटल वर्क, और क्लोज का मतलब है ओवर अ क्लोज पाथ। और ये वर्क डन की वैल्यू तो हमें पता ही है वो है कितनी, 0 है। मैंने बस W की जगह W की वैल्यू रख दी और कुछ नहीं करा। अब मैं ये जानता हूं कि भाई फोर्स का एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QE। भाई फोर्स जो है चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करती है, मैंने कहा था ना यहाँ पे कोई फील्ड है, उस फील्ड के अंदर ही ये सारा काम चल रहा है, तो Q इंटू में E। तो मैंने क्या किया, इस फोर्स की जगह पर ना इसका फॉर्मूला रख दिया, तो इसको मैंने लिखा इंटीग्रेशन, F की जगह पर रख दिया Q इंटू में E, और डॉट में यहाँ पर लिख दिया DL, और इक्वल टू में डाल दिया 0। अच्छा, Q चार्ज तो कांस्टेंट है, मैं उसे बाहर ले आया, चार्ज बाहर आ गया तो मेरे पास क्या बचेगा, दैट इज E डॉट DL इज इक्वल टू में 0। और इस Q को नीचे भेज दूंगा, तो Q का नीचे भेजने के बाद ये मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज E डॉट DL, और इक्वल टू में कितना आ गया, 0। तो मुझे यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया कि यार यहाँ पर ना E डॉट DL की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 0 आ रही है। अच्छा, इस टर्म का एक नाम रख दिया इन लोगों ने, क्या नाम रखा, सुनना ध्यान से। इसे कहा जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज नोन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड, ये इसका नाम है। अब ये नाम कहां से आ गया, इतना गंदा नाम कैसे याद रहेगा, कुछ नहीं है गंदा, सुनो ध्यान से। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ। सुनिए, देखो डीएल मतलब क्या है, छोटी सी लाइन। तो लाइन, आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो लाइन और इंटीग्रेशन कर रहे हो इसलिए बोल दिया लाइन इंटीग्रल। मैं यहां लिख देता हूं, इधर दिखाता हूं। इंटीग्रेशन में ऐसे लिखा है ना, दैट इज ई डॉट डीएल इज इक्वल टू 0। तो सुनो क्या कहते हैं, डीएल क्या है, छोटा सा एलिमेंट, लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, तो इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। क्यों, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसे बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो जब मैं गॉसेस लॉ पढ़ा था तब मैंने फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस लिखा था, तब मैंने कहा था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे बोल रहा हूँ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे बोला था ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, और इसे बोलूंगा ओवर अ क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप। तो आप इस पूरी टर्म को बोलोगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। ये आपके सामने एक टर्म आ गई, और आप हमेशा इस बात को याद रखना, क्योंकि यही सवाल एग्जाम में ऐसे भी आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ, या फिर सीधा बोलते हैं शो दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। अगर ये आ गया तो भी आपको यही सारा काम करके दिखाना पड़ेगा। ये हो गया इस चीज का प्रूफ। कभी कभी तो ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, बहुत पहले आ चुके हैं, कि आपको एक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे और बोलेंगे जरा चेक करके बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। अगर ये फील्ड इलेक्ट्रिक होगी तो ये कैलकुलेशन करने पर इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। मैं इसका एक सवाल बता दूंगा, समझा दूंगा, करवा भी दूंगा, इसके लिए आप परेशान मत होना। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह तक ला करके वहीं पर रखोगे उसी जगह पर, तो बेफिक्र होके आप सीधा आंसर क्या बोल दोगे, 0। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड, और इसका वर्क डन रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। खुद सोचो, मैंने ए से उठाया चार्ज को और बी तक ले गया, और क्या लिखा, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस बी ए। अगर मैं इसी चार्ज को ए से उठा के ऐसे बी तक ले जाता तो भी मैं क्यू वी बी माइनस बी ए ही लिखता। मतलब तुम जिस मर्जी रास्ते से ले जाओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस देखना है कहां से उठाया और ये देखना है कहां पर ला करके रखा। इससे साफ पता लगता है कि ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, और ऐसे फोर्सेस जो रास्ते पर नहीं डिपेंड करते उन्हीं को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी कैसी होती है, कंजर्वेटिव फील्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटा सा सवाल कराता हूं, एक एक नंबर के एक दो क्वेश्चन, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान। देखिए जी, वैसे तो अभी आप लोग इसका जवाब आराम से दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपने अभी अभी ये टॉपिक पढ़ा है। बट याद रखिएगा ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और जो लोग इनको बड़ी ही बारीकी से नहीं समझते ना, उनके लिए इनका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। आपके नोट्स में मैंने एग्जाम्पल डाल रखा है, मैं भी ग्रुप में नोट्स को डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल क्या है, बड़ा ही छोटा सा सवाल था। सवाल ये दे रखा है कि हमारे पास में इस तरीके की दो प्लेट्स दे रखी है। इस प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इस वाली प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। दोनों पे बराबर चार्ज है। अब मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता रखा है, पढ़ा है कि अगर दो थिन शीट दे रखी है तो इधर फील्ड 0 बनती है, इधर फील्ड 0 बनती है, और इधर फील्ड कैसी बनती है, कांस्टेंट, और हमेशा फील्ड पॉजिटिव से निकलती है और किसमें एंटर करती है, नेगेटिव में। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके देख लेना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है इसके बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैंने ये डिराइव करा रखा है। छोड़ो, हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, बस हाँ इतनी जरूरत है कि यहाँ पर जो फील्ड है वो कैसी फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। मैं यूनिफॉर्म नहीं भी लिखूं तो भी आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये यूनिफॉर्म फील्ड है। इस यूनिफॉर्म फील्ड में इस तरीके से ना एक रेक्टेंगुलर रास्ता बना रखा है, ये रहा एक रेक्टेंगुलर पाथ। ये एक रेक्टेंगुलर पाथ बना दिया, इस पाथ के चारों कॉर्नर का नाम रख दिया ए बी सी, और यहाँ पर क्या लिख दिया, डी लिख दिया, चार्ज। इन्होंने कहा एक चार्ज है क्यू, स्मॉल क्यू, उसको ए से उठाया, ए से बी तक लेके गए, फिर बी से उठा करके सी तक लाए, फिर सी से उठा करके डी तक लाए, और फिर डी से उठाकर कहां तक लाए, ए तक। तो
तो ए से बी ले गए, बी से सी ले गए, सी से डी ले गए और डी से ए तक ले गए। और फिर इन्होंने बोल दिया कि मुझे ये बताओ कि डब्ल्यू ए बी सी डी ए, मतलब ए बी सी डी ए तक ले जाने में वापस कितना वर्क डन होगा। तो आप में से कोई आंसर बताएगा इसका कितना होगा? 0 वर्क डन होगा। ये बिल्कुल सही है भाई। और अब आप लोग ना इसका रीजन कोई पूछेगा क्या जवाब दोगे इसका? आप इसका जवाब ये बोलोगे कि सर अंदर की तरफ जो फील्ड है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कैसी होती है? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो वर्क डन बाय द फोर्स होता है या अगेंस्ट द फोर्स होता है ओवर अ क्लोज्ड पाथ, वो कितना होता है? 0। ध्यान रखना, अगर किसी ने बोला ए से सी तक का वर्क तो ए टू बी, बी टू सी, अब वर्क निकालना पड़ेगा। अब ये नहीं कर सकते कि 0 हो गया। हाँ, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कैसी है? कंजर्वेटिव फील्ड। इसके ऊपर बेस पूछा हुआ ये एक सवाल है। और अगर कोई बच्चा इसमें एक्चुअल कैलकुलेशन करता है, वो ये बोले कि यार मुझे पता तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू में E होता है, तो वो फोर्स का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करके भी निकालेगा तो भी आंसर 0 ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें वो करना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। ये एक एग्जांपल था। एग्जांपल नंबर 1 के बाद अब आता है एग्जांपल नंबर 2। दूसरे एग्जांपल में कहा गया कि हमारे पास ये रहा एक पॉइंट O और यहाँ पर एक चार्ज रखा है दैट इज Q। इसके पास में ना r डिस्टेंस की दूरी पर, यानी कि r रेडियस लेकर के एक ना सर्कल मैंने यूं करके क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ये रहा एक सर्कल और इस सर्कल के एक पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रखा है दैट इज Q। ये एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रखा है। अब ये टेस्ट चार्ज रखा है, इस टेस्ट चार्ज को मैंने इस पूरे सर्कमफेरेंस का पूरा एक चक्कर लगा दिया, यहां से शुरू किया, घुमाया और घुमा करके वापस यहाँ पर लेकर के आ गया। अब मुझे ये बताइए कि टोटल वर्क डन ऐसा करने में कितना होगा? कितना होगा? 0 ही होगा। और 0 क्यों होगा? क्योंकि इस बार सेंटर पे क्या रखा है? चार्ज। इस चार्ज की वजह से आसपास क्या बन रही है? फील्ड। उसी फील्ड के अंदर आप इस चार्ज को क्या कर रहे हो? मूव। और मूव कर रहे हो वो भी किसके ऊपर? ओवर अ क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन जो होगा ओवर अ क्लोज्ड पाथ वो कितना होगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी है? कंजर्वेटिव है। और आई थिंक आप इसे देख करके अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको कभी भी एक नंबर का सवाल ऐसा कुछ दिख जाए और दिख जाए कि लूप क्लोज है तो आप पक्का समझ लेना कि वहां कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा आप आंसर क्या लिख सकते हो? 0 लिख सकते हो। चाहे ये रास्ता गोल दे रखा हो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। देखते हो आप लोगों ने मैंने कैसा रास्ता लिया था? उल्टा सीधा, अजीब सा ऊपर से और फिर अजीब सा नीचे से, क्योंकि ये पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है भाई, तो चलिए अभी की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर बाकी की चीजें हम अगली क्लास में करेंगे।